हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में, जिसमें एंसिडेंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, दूसरा मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और तीसरा मॉडर्न इंडिया। यानी आधुनिक भारत। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले सीरीज में मध्यकालीन भारत से 300 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर सीरीज देखे थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत से, जिसमें टोटल 600 क्वेश्चन है। तो 600 क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे फ्रेंड्स 600 तो क्वेश्चन हुआ, प्लस इससे रिलेटेड हम तथ्य को भी जानेंगे। तो हम अगर 600 क्वेश्चन प्लस उससे रिलेटेड फैक्ट को ले ले तो दोनों मिला के समझिए आप आधुनिक भारत से 80 to 90% पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस के क्वेश्चन है, जैसे एनटीपीसी का, एसएससी का, यूपीपीसीएस का और बहुत सारे एग्जाम का है। तो इसमें के सभी क्वेश्चन वीवीआई है। तो फ्रेंड्स, आप एक टोटल 600 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर सीरीज आप जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो इसका 60 to 70% चांस रहता है कि वो मॉडर्न इंडिया से जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं केप ऑफ गुड होप कहाँ पे पड़ता है। तो देखिए वर्ल्ड मैप है, और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पड़ता है इतना छोटा सा पार्ट में पुर्तगाल, और पुर्तगाल की राजधानी यहाँ पे है लिस्बन। और लिस्बन से ही वास्को डी गामा भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किया था, जो ये ऐसे आया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पड़ता है केप ऑफ गुड स्टॉर्म्स, जिसको वास्को डी गामा ने नया नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि केप ऑफ गुड स्टॉर्म को केप ऑफ गुड होप में किसने बदला था? तो किसने बदला था? वास्को डी गामा ने। और फिर इसके बाद इधर यहाँ से भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किया था, और एक केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय के अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो कौन सी संधि कर दिया? बेसिन की संधि, जो 1802 में हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं बेसिन की संधि की जरूरत क्यों पड़ी थी। देखिए क्या हुआ, मराठा प्रदेश के जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे। उनमें से कुछ पूना के निकट एक स्थान था जिसका नाम था हदसर। तो यहीं पे पेशवा बाजीराव द्वितीय और यशवंत होलकर दोनों आपस में लड़ रहे थे, जिसमें यशवंत होलकर की जीत हुई और बालाजी बाजीराव यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हुई थी। तो पेशवा बाजीराव गए थे अंग्रेजों के पास मदद मांगने के लिए, पर अंग्रेजों ने मदद करने के लिए तो राजी हो गए, पर वो कुछ शर्त के साथ। जो वो शर्त रखा था जिससे वो संधि हुई थी, वो संधि कौन सी थी? बेसिन की संधि, जो 31 दिसंबर 1802 को हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि, यानी पानीपत में मराठा क्यों पराजित हुए थे? तो फ्रेंड्स, क्यों पराजित हुए थे? क्योंकि मराठा शक्ति अफगानों के बराबर नहीं थी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है? अमृतसर को। अमृतसर को रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता है। और रंजीत सिंह से आने वाले क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में एक संधि हुई थी, जो था अमृतसर की संधि। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब भी कहा जाता था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स,
नाना साहब से एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, और पॉइंट क्या है, नाना साहब और हैदराबाद के निजाम, नाना साहब और हैदराबाद के निजाम के बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम था झलकी की संधि। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और विलियम बेंटिंक से आने वाले 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसी ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बैन किया था। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को, और 1833 ईस्वी में नरबली प्रथा को। तो ये 3 सिस्टम को बैन किया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी। और बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसका निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आशफ उद दौरानी ने करवाया था। तो इसी के नाम से बड़ा इमामबाड़ा को आशफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। और बड़ा इमामबाड़ा का एक और फेमस नाम है, और वो क्या है? भूल भुलैया। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, ऑप्शन नंबर बी। और बालाजी विश्वनाथ से एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा कौन बनाया था? तो शाहू बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख सेना कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? खालसा, ऑप्शन नंबर सी। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, और वो क्या है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह कौन था? अंतिम मुगल शासक था, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर, दोनों इसी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो वास्तविक स्वामी बक्सर की लड़ाई के बाद बना था, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और फ्रेंड्स, बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम सेकेंड, जो मुगल शासक था। फिर दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरा बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम। शाह आलम सेकेंड शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब था, और बंगाल के नवाब जो उस समय 1764 ईस्वी में नहीं था। इधर से ये तीनों की सेना थी, और उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये तीनों की सेना मिलकर भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना को नहीं हरा पाई थी। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बन गया। और बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में एक संधि हुई थी, जो है इलाहाबाद की संधि, और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे, उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, हम लोग को पता है अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, फिर उसके बाद मद्रास में, फिर उसके बाद बम्बई में, और लास्ट में कलकत्ता में। तो देखिए किस ऑप्शन में इसका सही क्रम है? तो है ऑप्शन नंबर सी, सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं है? गोवा, क्योंकि गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार था। और बाकी तीनों पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर, ये तीनों फ्रेंच बस्ती थी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। पुर्तगालियों का पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, पर पुर्तगालियों का वास्तविक वायसराय किसे कहा जाता है? अल्बुकर्को, जो दूसरा वायसराय था। और तीसरा नीनो डी कुन्हा। पहला तो हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा नीनो डी कुन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले थे तो कौन था? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए। तो पुर्तगाली आया कब था? 1498 ईस्वी में, और गया कब? 1961 ईस्वी में। अंग्रेज तो 1947 में ही चला गया, पर पुर्तगालियों ने 1961 ईस्वी में गया, और लास्ट पुर्तगालियों से ही 1961 ईस्वी में गोवा और दमन द्वीप ये दोनों खाली करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है तो किसे जाता है? पुर्तगालियों को। और वो कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए तो कौन सा था? पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी में ही अरविंद घोष का आश्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। और भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी कौन था? तो वो था कोलबर्ट। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो कौन सा है? रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? दुर्ग कहने का मतलब है किला। तो किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम किला बनाया था? तो ये कोचिन के राजा स्टीडो डी इंडिया। तो स्टीडो डी इंडिया के प्रदेश कौन सा था? कोचिन। और कोचिन में ही पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था। और ये किला कब बनाया गया था? 1503 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? सूरत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो कौन सा था? गोवा, जिसको सबसे लास्ट में खाली किया था पुर्तगालियों ने 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो कौन सा था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो पुर्तगालियों का सेकंड वायसराय था। फर्स्ट फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर के, जो मुगल का अंतिम मुगल शासक था। और फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर से आने वाले 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पहला, जो एक शायर थे जिनका नाम था गालिब मिर्जा, तो गालिब मिर्जा बहादुर शाह जफर के ही शासनकाल में थे। दूसरा, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो बहादुर शाह जफर के ही नेतृत्व में हुआ था, जिसे निकलसन और हडसन के द्वारा इन्हें गिरफ्तार करके बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया था। तो इस 2 पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।